हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वृंदा उत्कर्ष एंड इजी वे टू इंग्लिश में। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लाइट बुक से चलने वाली फर्स्ट पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह एक अमेरिकन पोइट हैं और इनकी जो पोएम्स हैं वो काफी रियलिस्टिक होती हैं। इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ महसूस किया उसको इतना रियल लिखा है कि इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में भी कई इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। आज भी इनका जो वर्क है, राइटिंग वर्क, वो अपनी रियलिस्टिकनेस की वजह से ही जाना जाता है। यह जो पोएम है, यहां जो टाइटल है वो है डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले हम ये क्लियर करें कि यहाँ पे डस्ट, यहां पर डस्ट जिसका हम सामान्यतः अर्थ लेते हैं मिट्टी या रेत, लेकिन या तो धूल, लेकिन यहां पर इसका जो अर्थ है वो है फॉल, यानी गिरना, स्नो का गिरना। आइए, क्या है इस पोएम में, आप देखेंगे कि इतनी छोटी पोएम है लेकिन फिर भी इसके जो मीनिंग्स हैं वो काफी डीप हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक बार कवि काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं और एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर के बैठते हैं। यहां पर जो ट्री दिया गया है वो हेमलॉक ट्री है, जो कि एक अच्छा ट्री नहीं माना जाता है, पॉइजनस ट्री है। इसको भी कभी अपनी ब्यूटी के लिए कभी भी कोई पोइट यूज नहीं करता है, अर्थात इसमें कोई ब्यूटी नहीं होती है, इसमें केवल और केवल दुर्गुण होते हैं। अर्थात यह जो ट्री है इसमें कोई विशेषताएं नहीं होती है, यह एक जहरीला पेड़ है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो जो कवि हैं उन्होंने इसको यूज किया है। और यहाँ पर जो बर्ड है, आप लोगों ने कई सारी पोएम्स में पीकॉक को देखा होगा, पैरट के बारे में सुना होगा, स्वान के बारे में देखा होगा, सुना होगा, पोएम्स पढ़ी होगी, लेकिन क्रो को तो कभी भी कोई अपनी पोएम में यूज नहीं करता। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री है वो भी एक पॉइजनस ट्री है, और एक क्रो जो कि एक अच्छा बर्ड नहीं माना जाता है, इन दोनों को ही कवि ने यूज किया है। और ये दोनों ही एक ग्लूम का, एक डिस्पेयर का एक सिंबल है। इसलिए यहां पर हमें पता पड़ता है कि कवि का जो मन है वो काफी दुखी है, काफी उदास है, और वह एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर के बैठते हैं। यहां पर द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, एक क्रो वहां आकर के बैठता है, और गलती से, या वो कारण इसमें कवि ने मेंशन नहीं किया कि किस वजह से उस क्रो ने मेरे ऊपर, वहां जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो जमा हुई थी उसको मेरे ऊपर गिराया। हो सकता है कि जो उसकी विंग की मूवमेंट्स हों उनकी वजह से वो स्नो पॉइंट के ऊपर गिरता है, लेकिन क्रो के किसी मोमेंट की वजह से जब स्नो पॉइंट के ऊपर गिरता है, ट्री कौन सा वाला है, हेमलॉक ट्री जिसपे स्नो जमा है, और आकर के उसके ऊपर कौन बैठता है, क्रो, और जो स्नो है उसकी एक डस्ट वो गिरती है, अर्थात डस्ट वहां पर, अर्थात स्नो वहां पर आकर के फॉल होता है। अब कवि क्या बोलते हैं कि मैं जैसे ही वह मेरे ऊपर आकर के गिरा, आगे देखेंगे, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसके गिरते ही मेरे मूड में एक बदलाव आया, मेरे मूड में एक चेंज आया। कैसे? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड, और उसके बाद मैंने जो समय मैंने काफी सारा गंवा दिया था, लेकिन दिन का काफी कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। यहां पर एक समझने की कोशिश करें कि संभवतः जब कवि किसी हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे होंगे तो उन्हें काफी निराशा हुई होगी, काफी दुखी रहे होंगे किसी बात को लेकर के। लेकिन जो हेमलॉक ट्री है, जैसा कि अभी बात की थी हमने, पॉइजनस ट्री है, लेकिन उसके ऊपर स्नो जमा हुआ है जिसका कलर व्हाइट होता है, और व्हाइट हमेशा पीस का सिंबल है, शांति का प्रतीक है। क्रो जिसे हम अच्छा नहीं मानते हैं, ब्लैक कलर का होता है, उसकी जो वॉइस होती है वो भी हार्श होती है, लेकिन फिर भी कवि ने उसको यूज किया है। तो कई बार हमारे मन में, हमारे समाज में इस तरह की भावनाएं प्रचलित हो जाती है, जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना या कुत्तों का रोना, उनको हम अच्छा नहीं मानते हैं। क्रो का हमारे घर पे आकर के बोलना, काम काम करना, इनको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कवि ने
यह बताने की कोशिश की है कि जो नेचर के ये जो क्रिएचर हैं वो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें बुरा समझें तो वो बुरे ही हैं। कभी कभी उनसे भी हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। जिस तरह से क्रो ने आकर के स्नो को डस्ट किया, अर्थात स्नो को नीचे आके गिराया और हेमलॉक ट्री के वहां पर वो आकर के बैठा, तो हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही एक बुराई का प्रतीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कवि हैं उनको क्या दिया, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड में बदलाव आ गया। यानी वो बुराई का प्रतीक माने जाते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ अच्छा दिया। किसको? कवि को। और उसके एक मन में बदलाव आया, एक निराशा से वो आशा की तरफ गया कि नहीं नहीं, मुझे इन जिन्हें समाज बुरा समझता है मुझे इनसे कुछ समझना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जैसे वैसे स्नो को हम, ये स्नो ठंडा होता है, जब मन परेशान होता है तो स्नो का गिरना कहीं ना कहीं कवि को अच्छा लगा। यहाँ पर इसका एक अर्थ ये भी ले सकते हैं कि जलते हुए हृदय में एक ठंडक मिली स्नो से। किसको? कवि को। और ये काम दोनों, इस काम के लिए भागीदार कौन है? हेमलॉक ट्री भी है और क्रो भी है। यानी कि उसको, जिसको समाज बुरा समझता है, उन दोनों चीजों ने उसको कुछ ना कुछ अच्छा दिया है और उसको एक पॉजिटिविटी दी है, जिससे उसने जो समय वो काफी सारा बर्बाद कर चुका था, लेकिन वापस उसने जो बचा हुआ दिन था उसको यूज किया, उसका यूटिलाइजेशन किया और फिर अपने काम में वापस लग गया। तो इस पॉइंट से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमें जितने भी नेचर में जितने भी थिंग्स हैं, हम उन्हें बुरा ना समझें। ईश्वर ने उनकी रचना जरूर कुछ ना कुछ सोच समझ करके की है और वो हमारे लिए उपयोगी भी हैं और अच्छे भी हैं और हमें उनसे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। हमेशा पॉजिटिव बने रहें, हमेशा निराशा से दूर रहें। यह बहुत खूबसूरत पोएम, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।